बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। FPSC लेक्चर उर्दू की तैयारी कर रहे हैं हम, और आज हमारा इकबालियात के मौजू पर 9वां लेक्चर है। 8 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपके साथ। उन 8 लेक्चर्स में इकबाल की निजी ज़िंदगी, उनकी अदबी ज़िंदगी और उनकी तसानीफ़ के तारुफ़, खुलासा जात और उनसे रिलेटेड मोस्टली इम्पोर्टेंट अशार, इकबाल की तालीम, उनके मकाला जात, उनके खुतबात वगैरह डिटेल से शेयर कर चुकी हूँ, जो कि FPSC लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स थे मेरे पास। वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम इकबाल की इम्पोर्टेंट मसनवियाँ और उनकी नज़्म और गज़लों को देखेंगे, और इसके साथ साथ इकबाल के ज़बान ज़द ख़ास आम अशार और कुछ उनके इकबाल से रिलेटेड मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर लेक्चर में आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे इकबाल की मसनवी मुसाफिर के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ब्रीफ साइज़ के बारे में बताया था। ये इकबाल की एक मसनवी है और इसका सन्ने इशाअत है 1934। 1934 में ये शाये हुई थी, और बाद में 1936 में फ़ारसी मसनवी पस चह बायद कुर्द शाये हुई थी। और ये मसनवी मुसाफिर पहले 1934 में शाये हुई, बाद में 1936 में शाये होने वाली मसनवी पस चह बायद कुर्द में शामिल हो गई थी, यानी ज़म कर दिया गया था। पस चह बायद कुर्द ए अक़वाम शिर्क, इसका मतलब है कि ए अक़वाम मशरिक, अब क्या किया जाए। अफ़गानिस्तान के बादशाह थे नादिर शाह। उन्होंने इकबाल को अपने वतन अफ़गानिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम के लिए कुछ मशवरे देने के लिए बुलाया था। यानी इकबाल आएँ और नादिर शाह को तालीमी प्रोग्राम के हवाले से मशवरा दें। और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए नादिर शाह ने बुलाया था? काबुल यूनिवर्सिटी के लिए। नादिर शाह की वफ़ात के बाद उसका बेटा ज़ाहिर शाह बादशाह बना था, जो अब माजूल होकर इटली में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मसनवी मुसाफिर के मौज़ूआत क्या क्या हैं? इस मसनवी में इकबाल ने अपने सफ़र अफ़गानिस्तान के 2 हफ़्ते के क़याम और अफ़गानियों की बेदारी, इत्तेहाद और तरक्की को मौजू बनाया है। चूँकि नादिर शाह ने उन्हें अफ़गानिस्तान बुलाया था और 2 हफ़्ते वहाँ इकबाल ने रिहाइश की थी, वहाँ उन्होंने अफ़गानियों में क्या क्या ऑब्ज़र्व किया और अपने सफ़र के हालात को मसनवी मुसाफिर में तहरीर किया इकबाल ने। काबुल में इकबाल ने बादशाह से किस महल में मुलाकात की थी? दिलकुशाय नामी महल था नादिर शाह का, जहां काबुल में इकबाल ने बादशाह से मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाबर ने दिल्ली के बजाय कहाँ दफन होने की वसीयत की थी? काबुल में, क्योंकि बाबर, जिसके बारे में हमने उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख में पढ़ा भी है, ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, अफ़गानिस्तान के शहर फ़रगाना, उज़्बेकिस्तान के शहर फ़रगाना से उसका ताल्लुक़ था, और इसने काबुल में दफन होने की वसीयत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल का एक शेर है, कोई तकदीर की मंतक समझ सकता नहीं वरना, कोई तकदीर की मंतक समझ सकता नहीं वरना, न थे तुर्कान उस्मानी से कम तुर्कान तैमूरी। इकबाल का शेर है। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझे कह रही थी कि आप उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जब पढ़ाती थीं और इकबाली इसको कलीद उर्दू को पढ़ाती थीं, तो आप एक एक लफ्ज़ को डिटेल से समझाती थीं। उस वक्त हमारे पास वसी टाइम था, क्योंकि अभी लेक्चर उर्दू की PPSC की जॉब्स नहीं आई, तो हम आराम से पढ़ रहे थे। लेकिन जिन्होंने FPSC के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो बेचारे, उनके पास टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 माह, और उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अभी हमारा पहला ही टॉपिक है इकबालियात के मौजू पे। बहुत सारे मीर तकी मीर, हाली, मुश्ताक़ यूसुफ़ी और B.Ed का सिलेबस अभी भी रहता है। इसके अलावा ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज वगैरह गालिब। तो अगर मैं एक एक लफ्ज़ को डिटेल से डिफ़ाइन करने बैठ जाऊँ, उसकी डिटेल समझाने बैठ जाऊँ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए, और मोस्टली बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो चुके हैं। मेरे लेक्चर्स जिन्होंने लिए थे, उनकी इकबाल के बारे में और तमाम इम्पॉर्टेंट शोरा, उर्दू की तारीख़, इससे रिलेटेड ग्रामर वगैरह, मसनवी क्या होती है, ये सब कुछ लास्ट लेक्चर्स में मैं समझा चुकी हूँ। और अगर किसी को नहीं पता, देन वो कमेंट करके पूछ ले, और वो जो बच्चे ग्रुप में होते हैं, वो ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इकबाल की मसनवी पस चाह बायद कद ए अक़वाम शिर्क, यानी फिर क्या करना चाहिए ए अक़वाम मशरिक़, इसका मतलब ये है। और ये इकबाल की फ़ारसी मसनवी है। मसनवी मुसाफिर भी फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई थी और ये भी, और ये 1936 में शाये हुई थी। इस मसनवी में पश्चाबायद कद में तकरीबन 550 अशार हैं और इकबाल का एक शेर है जिससे इस मसनवी का उन्वान मुस्तआर लिया गया है। इकबाल का शेर कुछ यूँ है: पश्चाबायद कद ए अक़वाम शिर्क, बाज़ रोशन मी शूद अयाम शिर्क। पस चाह बायद कद ए अक़वाम शिर्क, यानी ए मशरिक़ की अवाम कौम, ए मशरिक़ की कौम, पस अब क्या किया जाए। बाज़ रोशन मी शूद अयाम शिर्क, ए मशरिक़ की कौम, अब हमें क्या करना चाहिए जिससे मशरिक़ के अच्छे दिन पलट आएँ। बाज़ रोशन दिन, मीशूद पलट आएँ, अयाम शिर्क मशरिक़ के दिन वो जो अच्छे थे वो वापस लौट आएँ। इसके लिए हमें अक़वाम मशरिक़ क्या करना चाहिए, ये तर्जुमा है इस शेर का। मसनवी के इब्तदाई 2 उन्वानात थे, हिकमत कलीमी और हिकमत फ़िरऔनी। उन्वानात वैसे तो बहुत सारे हैं, इब्तदाई 2 हैं, हिकमत कलीमी और हिकमत फ़िरऔनी, लेकिन इसके जो टोटल उन्वानात हैं वो हैं 11। तीसरा उन्वान है ला इलाहा, चौथा है इल्लल्लाह, पांचवा है फ़ुक्र, छठा है मर्द हुर यानी आज़ाद मर्द, मर्द मोमिन, फ़ुक्र यानी फ़कीरी आजजी, सातवां है दर इसरार शरीयत, और आठवां है सियासियात हाजिरा, नवां है बर सगीर के बाशिंदों की बेइत्तेफाकी पर चंद आंसू, और 10वां इसका जो उन्वान है इस मसनवी का वो है हरफी चंद बा उम्मत अरबिया। इसका मतलब है यानी अरबों से चंद बातें। और इसका 11वां उन्वान है पश्चा बायद कद ए अक़वाम शिर्क, और जो 11वां उन्वान है इसका मौजू है इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी के इथियोपिया पर हमले की मजम्मत, जो कि उसने किया था अगस्त 1935 में ये हमला। उस हमले की मजम्मत पश्चा बायद कद ए अक़वाम शिर्क मसनवी का 11वां उन्वान, जो मसनवी पूरी मसनवी के उन्वान से रिलेटेड है। 11वें बंद का उन्वान, और इसमें मुसोलिनी के हमले की मजम्मत को मौजू बनाया गया है। आप सब जानते होंगे मौजूदा आलमी इदारे यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुई थी। ये जिनको मैंने एजुकेटर्स की तैयारी करवाई थी उन्हें ज़्यादातर पता होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया था। मौजूदा जो आलमी इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी तश्कील हुई थी दूसरी जंग अज़ीम के बाद। क्यों हुई थी ये डिटेल से मैंने समझाया था। और पहली जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा बनाया गया था जिसे कहा जाता था जमीयत अक़वाम या लीग ऑफ नेशंस। इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस, उर्दू में जमीयत अक़वाम। इकबाल उसे क्या कहते थे? इकबाल उस इदारे को यानी लीग ऑफ नेशंस को कफन बांटने वाली जमात कहते थे। और वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि ये इदारा कमज़ोरों के हकूक़ का दिफा नहीं करता था, और वो इस इदारे पर मजम्मत करते हैं कि वो इटली के जारहाना हमले को रोकने के लिए कुछ ना कर सका। मजम्मत करते हुए इकबाल कहते हैं कि कफन बांटने वाली जमात, यानी कि कौन मर रहा है इस इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका काम है बस कफन बांटना मरने वालों के लिए, इतना ही कर सकता है ये इदारा। अच्छा जी, पश्चा बायद कद मसनवी के आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरसोज इल्तिमास पेश की है। कहते हैं कि बीमारी के दौरान इकबाल को ख्वाब में सैयद अहमद ख़ान ने आकर मशवरा दिया था कि अगर अच्छी सेहत की ख्वाहिश है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में अर्ज़दाश्त पेश करें। तो उस ख्वाब के बाद इकबाल ने अपनी इस मसनवी के आखिरी हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पुरसोज इल्तिमास पेश की थी। इकबाल की एक तसनीफ़ है अरमगाने हिजाज़। इसको मैंने मेरे ख्याल में डिटेल से पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, इसको छोड़ देते हैं हम, इसको डिटेल से पढ़ाया था। इकबाल की नज़म अफ़कारे परेशान बहुत ही अहम नज़म है।
یہ بال جبریل میں ہے اور یہ نظم فارسی شاعر سنائی غزنوی کے قصیدے کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ نظم افکار پریشاں کس کی ہے؟ اقبال کی۔ MCQs ٹائپ لکھ لیں۔ کس مجموعہ کلام میں ہے؟ بال جبریل میں۔ اور کس شاعر کے قصیدے کے جواب میں لکھی گئی تھی؟ فارسی شاعر سنائی غزنوی کے قصیدے کے جواب میں۔ سنائی غزنوی کا پورا نام کیا تھا؟ حکیم ابو المجدود بن آدم سنائی، اور یہ فارسی کے صوفی شاعر تھے۔ شروع میں یہ سنائی غزنوی جو تھے بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، بعد میں قصائد سے توبہ کر کے صوفیانہ شاعری شروع کر دی تھی۔ اور سنائی غزنوی کی مشہور تصانیف ہیں دیوان سنائی، حدیقتہ پتہ نہیں حدیقتہ اس طرح کا تھا کچھ، عشق نامہ، عقل نامہ، فارسی مثنوی ہے حدیقۃ الحقیقت۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اقبال نے جس قصیدے کے جواب میں نظم لکھی تھی وہ قصیدہ کسی کی مدح میں نہیں تھا بلکہ پند و نصیحت پر مبنی تھا، اور اس میں ٹوٹل 63 اشعار تھے۔ اب آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ قصیدہ کسی کی مدح کسی کی تعریف میں نہیں تھا۔ جی ہاں، فارسی شاعری میں قصیدے میں غزل کی طرح ہر طرح کے موضوعات شامل ہوتے ہیں، لیکن اردو شاعری میں قصیدہ سے مراد ایسی صنف شاعری جس میں کسی کی تعریف بیان کی جائے، جبکہ فارسی شاعری میں ایسا نہیں ہوتا۔ فارسی شاعری میں موسٹلی قصیدے ایسے بھی ملتے ہیں جن میں کسی کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ دیگر انسان کی زندگی کے معاشیات، سیاست، معاشرت وغیرہ کے یا عشق و محبت کے غزل کی طرح بہت سارے عنوانات پر، بہت سارے موضوعات پر قصیدے لکھے جاتے ہیں فارسی زبان میں۔ اور سنائی غزنوی کا یہ جو قصیدہ تھا 63 اشعار پر مبنی تھا، پند و نصیحت پر تھا، اس میں کسی کی تعریف نہیں کی گئی تھی۔ اور اسی کے جواب میں اقبال نے اپنی نظم لکھی تھی افکار پریشاں۔ اور یہ جو اقبال کی نظم ہے یہ پہلے غزل ہوا کرتی تھی، غزلوں والے حصے بال جبریل کے غزلوں والے حصے میں شامل تھی افکار پریشاں، اور اس کا کوئی عنوان نہ تھا۔ بعد میں دوسری اشاعت میں اسے ایک عنوان دے کر نظم کی شکل دے دی گئی تھی، اور اس کے ٹوٹل 25 اشعار ہیں افکار پریشاں کے۔ 63 اشعار ہیں اس قصیدے کے جس کے جواب میں یہ لکھی گئی، اور افکار پریشاں کے ٹوٹل اشعار کتنے ہیں؟ 25۔ نیکسٹ کویسچن، کلیات اقبال میں اس نظم کے کتنے حصے ہیں؟ کلیات اقبال میں اس نظم کے 3 حصے ہیں، مگر شارحین اقبال نے اسے 5 بندوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ شرح جب کی ہے انہوں نے تو تشریح والی کتابوں میں اسے 5 بندوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ اقبال نے اسے ٹوٹل 3 بندوں میں لکھا تھا۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ اقبال کی اہم نظموں سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ سوالات آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔